नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या कुछ है इसके डिटेल्स हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ बताएंगे आपको पश्चिम बंगाल में जारी है हिंसा, भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग टीम राज्यपाल से मिली है, क्या कुछ चल रही वहां पर सियासत, क्या कुछ रहा है हाईकोर्ट का आदेश, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली की सड़कों पर आया है यमुना का पानी, जल प्रलय जैसी स्थिति यमुना में हो रही है और क्या कुछ हो रही है इसको लेकर के सियासत होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 3 दिन के फ्रांस और यूएई के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा भारत फ्रांस और भारत यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी नई रफ्तार। फ्रांस में बैस्टिल डे परेड समेत राजकीय भोज में भी होंगे शामिल प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस संबंधों पर कहा वो दोनों देशों के बीच संबंधों के अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर काम करने के लिए तत्पर। प्रधानमंत्री ने कहा ग्लोबल साउथ को ऊंची छलांग लगानी है तो भारत हो सकता है मजबूत कंधा। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचेंगे पीएम मोदी। यूएई के राष्ट्रपति के साथ होगी ऊर्जा, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से बातचीत। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी की 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से की मुलाकात। कमेटी ने उत्तर 24 परगना में हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में अब तक 45 लोगों के मारे जाने की खबर। और दिल्ली में सड़कों पर आया यमुना नदी का पानी, लगातार खतरे के निशान से ऊपर है जलस्तर। हालात की गंभीरता को देखते हुए आज उपराज्यपाल ने बुलाई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक। और चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती शुरू। कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगी लॉन्चिंग। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश। तो इस वक्त में सबसे पहले इस खबर के साथ ही शुरुआत करते हैं कि भारत के वैज्ञानिक, इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती को शुरू कर चुके हैं और उसके सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कल की जाएगी। लॉन्च के लिए तैयार है भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3। 26 घंटे की उल्टी गिनती आज दोपहर 1:05 पर शुरू हो गई है। इसरो के वैज्ञानिक LVM-3 रॉकेट से कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेंगे। इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग कराने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। तो भारत चौथा देश बन जाएगा, अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस तरह की लैंडिंग कराने वाला। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। तो इस मिशन के जरिए चंद्रमा के चट्टानों की ऊपरी परत की थर्मोफिजिकल विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा और जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था उन पर फोकस किया गया है, उन कमियों को दूर किया गया है और चंद्रयान 3 एक बार
तैयार है अपनी उल्टी गिनती के साथ। इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम ने चंद्रयान 3 के एक छोटे मॉडल के साथ तिरुपति वेंकट चलपति मंदिर में पूजा अर्चना की और सफल लॉन्च के लिए प्रार्थना की। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय लेले, जो कि स्पेस को लेकर के, अंतरिक्ष को लेकर के उनकी विशेषज्ञता है, वो हमारे साथ में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अजय लेले जी स्पेस एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियों को देख रहे हैं, ये जो चंद्रयान 3 का मिशन है, क्या कुछ कहना आपका, क्या आपको लग रहा है? मेरे विचार से ये भारत की तैयारी काफी अच्छी तरह से हो चुकी है। इससे पहले एक दिन 24 घंटे का पूरा प्रशिक्षण किया था उन्होंने, ये देखने के लिए सब कुछ ठीक है या नहीं। और आज जैसा आपने बताया 1:05 पर उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। सो कल दोपहर 2:35 पे इसका लॉन्च होगा। मेरे विचार से अगर हम पूरा मिशन देखें तो हमें 2008 से देखना पड़ेगा, जब 2008 में हमने चंद्रमा पे चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया था। वो मिशन भारी मात्रा में सक्सेसफुल हुआ था। उसमें हमने चंद्रमा के ऊपर पानी होने की संभावना को भी आइडेंटिफाई किया था, और वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण था और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमने उपलब्ध करके दी थी। उसके बाद हमने चंद्रमा के ऊपर चंद्रयान 2 मिशन किया था। ये मिशन पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि ये मिशन में 2 चरण थे। एक में हम एक ऑर्बिटर चांद के इर्द गिर्द को प्रस्थापित करना चाह रहे थे। ऑर्बिटर ये एक सैटेलाइट ही होता है जो ऊपर से रिमोट सेंसिंग करके चंद्रमा के स्तर के फोटोग्राफ्स लेता है। और उसके साथ ही एक मिशन था जिसको रोवर और लैंडर मिशन बोलते हैं। दैट मींस लैंडर मून पे उतरने वाला था और उसकी पेट से रोवर बाहर आके मून के ऊपर सैर करने वाला था और ऑब्जर्वेशंस लेने वाला था। लेकिन अगर हम पूरी मिशन देखें तो मिशन बहुत ही अच्छी तरह से जा रही थी। जब वो रोवर और लैंडर का यूनिट था वो अराउंड 22 किलोमीटर्स मून सरफेस के ऊपर था, तब कुछ कठिनाई आ गई और उसका जो सॉफ्ट लैंडिंग होना था वो न होते हुए हार्ड लैंडिंग हुआ। इसका मतलब वो उसके ऊपर गिर के टूट चुका था। तो हम उसी मिशन को दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमने देखा है कि लास्ट चंद्रमा के चंद्रयान 2 मिशन में जो कुछ कमियां थी जिसके कारण ये दुर्घटना हुई थी, वो कमियों को इसरो साइंटिस्ट ने काफी दिनों से काफी मॉडलिंग किया है, काफी सिमुलेशन एक्टिविटीज की है, काफी सारे टेस्टिंग किए हैं। पूरा आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि ये मिशन फेल क्यों हुआ था, और पूरी तैयारी की गई है कि इस बार हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये काफी सोच समझ के किया हुआ मिशन है। जी, इस मिशन की बात करें तो क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ अध्ययन इसके जरिए किया जा सकेगा, कितना महत्वपूर्ण है ये? इस मिशन के 2 उद्देश्य हैं। एक तो लास्ट टाइम हम जो चाह रहे थे कि एक टेक्निकल जो उपलब्धि होती है कि आपने एक रोबोटिक इक्विपमेंट बनाया है जो आप अर्थ से पूरे चांद तक ले जाते हो और उसको सक्सेसफुली चांद के ऊपर लॉन्च करते हो, और वहां चांद के ऊपर उसको प्रस्थापित करने के बाद जो रोवर यूनिट है वो चांद के ऊपर घूमता है और ऑब्जर्वेशंस लेता है। तो ये टेक्निकल सफलता हम पर्टिकुलरली चेक करना चाहते हैं, जो लास्ट टाइम हमें फेलियर मिला था। लेकिन ये खाली टेक्निकल मिशन नहीं है, ये खाली मिशन हमारी टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि जैसा पहले ही आपने बताया था ये साउथ पोल पे लैंड करने वाला है। तो जब हमने 2008-2009 के परीक्षण के दौरान ये पाया था कि वहां पे पानी होने की संभावना है, तो उसको हम और क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। साउथ पोल एक ऐसी जगह है कि जहां पे सनरेज नहीं पहुंचते, बिकॉज ऑफ दैट वहां पे फ्रोजन वाटर हो सकता है, और हमारा मिशन वो भी आइडेंटिफाई करेगा। इसका मतलब ये मिशन दोनों टेक्नोलॉजी और साइंस के लिए भी है। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो ये एक बड़ा मिशन कहा जाए, बड़ा दिन कल होगा और आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय लेले जी। धन्यवाद। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर हिंसा पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, और एक तरह से कहा जाए तो जिस पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है वहां पर
अदालत ने सख्ती दिखाई है। चुनावी हिंसा को लेकर सियासी घमासान के बीच कोलकाता हाईकोर्ट का राज्य चुनाव आयोग को सख्त निर्देश है। हाईकोर्ट में 50,000 से ज्यादा पोलिंग केंद्रों पर दोबारा मतदान की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि पंचायत चुनाव के नतीजे अदालत के अंतरिम आदेश तक पर निर्भर करेंगे। निर्वाचन आयोग राज्य और केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने चुनाव के बाद की हिंसा पर भी चिंता जाहिर की है। अगर राज्य सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो ये चिंता की बात है। इस बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में एक टीम हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस, सीपीएम सहित विपक्षी दलों की इस चुप्पी को हैरान करने वाला बताया है। टीएमसी की बम्पर जीत को ममता बनर्जी लोकतंत्र की जीत बता रही हैं, लेकिन हिंसा के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ममता बनर्जी के अनुसार सिर्फ 19 लोग मरे हैं और उन्हें मुआवजा देने का सरकार ने ऐलान किया है, लेकिन इस पर बीजेपी को ऐतराज है और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मुआवजा सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं तक ही जाएगा, बाकी मारे गए लोगों की सरकार ने सुध भी नहीं ली है। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ बूथ लुटेरों की नेता हैं। सलीम ने पंचायत चुनाव में मारे गए 60 परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। ममता बनर्जी ने हिंसा पीड़ितों के लिए कोई सहानुभूति नहीं व्यक्त की है, लेकिन बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर उपद्रव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव परिणाम ने टीएमसी को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती का एहसास कराया है, लेकिन पार्टी के विरोध में उठी आवाज ने साबित कर दिया है कि टीएमसी मां, माटी और मानुष वाली पार्टी अब नहीं रही है। और बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम ने आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। आइए सुनते हैं कि हिंसा पीड़ित इलाकों का दौरा करने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। पार्लियामेंटेरियंस की एक 5 सदस्यीय टीम को यहां भेजा है। जो ग्राम पंचायत और बाकी चुनाव में जो हिंसा हुई है, अपराध हुआ है, गोली चली है, लोग पिटे हैं, कानून का उल्लंघन हुआ है, इसकी जांच करने के लिए अभी हम लोग सारे 5 हमारे एमपीज फ्रेंड्स डायमंड हार्बर जा रहे हैं। डायमंड हार्बर किसी कंस्टिट्यूएंसी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं हमें वहां शांति से जाने दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि विक्टिम्स लोगों से हमें शांति से मिलने दिया जाएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त नई दिल्ली से। अब अगर प्रसेनजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसेनजीत के साथ पहले बात करना चाहेंगे। प्रसेनजीत, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां पहुंची हुई है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स आप हमें वहां से देंगे? देखिए, पहले तो आज इन्होंने गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मिले हैं और उनके पास भी अपने जो कल का एक्सपीरियंस है वो साझा किए हैं। और ये भी उसके बाद हम गवर्नर हाउस से देखें कि इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट भेजने के लिए गवर्नर हाउस की तरफ से बताया गया है। और वहां से ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जैसे आपने बाइट में भी सुनाया कि यह डायमंड हार्बर की तरफ गए हैं और डायमंड हार्बर अभिषेक बैनर्जी की क्षेत्र है। और वहां पे जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से, जब से चुनाव की घोषणा तब से लेकर कल तक जिस तरह की हिंसा की घटना हमको वहां पे सुनने को और देखने को मिला है, उस लिहाज से डायमंड हार्बर काफी इंपॉर्टेंट है। हमको पता चलेगा डायमंड हार्बर से ये 5 सदस्यीय टीम वापस आने के बाद कि उनका क्या वहां पे फाइंडिंग्स है और क्या वो आगे जाके बाकी जगह पे कहाँ जाएंगे। शायद कल चलिए, प्रसेनजीत
आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम शैलेंद्र का रुख कर रहे हैं। शैलेंद्र, हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है इस पूरी जो हिंसा हुई है, और जो उसका उसके आदेश हैं वो ऐसा लगता है कि अदालत इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है कि कम से कम लोकतंत्र की बहाली जो है, या लोकतंत्र जिसको कहते हैं कि सुरक्षित रह सके पश्चिम बंगाल में। किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, अदालत के आदेश को, और जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां गई है उसको लेकर के? देखिए निखिल, जिस तरह से चुनाव हुए हैं वहाँ पंचायत के, और उसमें जो हिंसा हुई है, 45 से अधिक लोग मारे गए हैं, और हमने देखा कि इससे पहले की भी आप चुनाव देखें तो जिस तरह से उस चुनाव के संपन्न होने के बाद कई महीनों तक हिंसा देखने को मिली, और ये कहा गया कि राज्य सरकार विफल रही, और राज्य सरकार पर यह आरोप लगे कि पुलिस मुखदर्शक बनी रही, और कई बार तो पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं का साथ देती रही। ये आरोप हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से लगाया गया, और इससे पहले जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है, और इस तरह की खबरें आई। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब सवाल उठे हैं पश्चिम बंगाल में पुलिस की भूमिका पर, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है, हमने देखा कि हाईकोर्ट ने जितनी सख्त टिप्पणी की राज्य में पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की अगुवाई में जो सरकार है टीएमसी की, उस पर एक तरह से सवाल उठा है कि आप एक तो हिंसा नहीं रोक पाए, दूसरी बात है कि हिंसा रोकने के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए वो कदम आप पर्याप्त तरीके से नहीं उठाते हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं को संरक्षण देते हैं जो हिंसा में लिप्त पाए जाते हैं, जिन पर आरोप लगता है, और जब तमाम राजनीतिक दल जो विपक्षी एकता के नाम पर इस हिंसा पर सवाल नहीं उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी हो या फिर थोड़ा बहुत वामपंथी पार्टी हिंसा होने की बात करती है जी, तब जब बीजेपी इस सवाल को उठाती है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजती है, तब आप उस टीम को भेजने पर आपत्ति जताते हैं ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, जिसमें बीजेपी ने संसद सदस्यों की एक समिति भेजी है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तौर पर, जो उन हिंसाग्रस्त इलाकों में जा रही है, वहां पीड़ितों से बात कर रही है, उस पर भी आपको आपत्ति है। तो फिर आप क्या चाहते हैं? चुनाव में जिस तरह की हिंसा हुई वो सबने देखा है, जो मौत के आंकड़े हैं वो सबके सामने है, जो कार्यकर्ताओं के आपसी झड़प की बात या फिर सत्ता के संरक्षण में टीएमसी के कार्यकर्ता जो विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो तो पहले भी हम देखते रहे, लेकिन अब जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाए आप उस पर भी सवाल उठाएं। जब इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया एक तरह से खत्म होने के बाद पंचायत चुनाव की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट जा रही है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि उकसाने वाला ये कार्रवाई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट वो जा रही है? ठीक है शैलेंद्र, बड़ा सवाल उठाता है पश्चिम बंगाल सरकार की रवैया पर, टीएमसी सरकार की रवैया पर। जी शैलेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ में। प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, इस जीत को लोकतंत्र की जीत करार दे रही है ममता बनर्जी, लेकिन निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं, जो अदालत का रुख है और जिस तरह से ये पूरी हिंसा है वो कुछ दूसरी तस्वीर बयां करती है, क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, जिस तरह से कल अदालत ने फटकार लगाया और अदालत ने जिस तरह से बताया कि जब तक जो फुटेज अदालत ने जमा किया है उस फुटेज की पूरी तरह से एग्जामिन होके अदालत की तरफ से कुछ फाइनली नहीं बताया जाता है कुछ, तब तक ये जो जीत या हार इसका कोई मायने नहीं रखता है। और जब तक ये तो ठीक है, जो जीते हैं उनके पास सर्टिफिकेट तो है, लेकिन वो सर्टिफिकेट कहाँ तक और कितना दूर तक वो सर्टिफिकेट काम पे आएगा और अगले 5 साल ये लोग काम कर पाएंगे, ये पूरी तरह से निर्भर है अदालत के फैसले के ऊपर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह अभी चारों तरफ गुलाल की खेल हो रहा है, ये हो सकता है कि अदालत की जो निष्कर्ष है उसके बाद गुलाल की रंग बदल जाए। निखिल जी निश्चित तौर पर, और कम से कम आम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पर न्यायपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था है वो कायम रहे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, और हमारे साथ में जुड़े हुए थे प्रसेनजीत बख्शी, आपका भी कोलकाता से। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना, अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है, ऊपर से तुम समझती नहीं। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा साल में ही तय हो जाता है,
क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है, तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय का ठंडी है भाई। हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और विपक्षी एकता की बात करें उससे पहले बिहार की सियासत की बात करते हैं, जो विपक्षी एकता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है और उस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक ट्वीट आया है। जेपी नड्डा ने लिखा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुई है उसे बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता भूल गए हैं। ये लिखते हैं जेपी नड्डा कि जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुई है उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता भूल गए हैं। और क्या कुछ है विपक्षी एकता में कुनबा बढ़ाने का संघर्ष, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं इस खबर के जरिए, क्योंकि लगातार जो एक तरह से कुनबा बढ़ाने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है, संयोजक बनने का भी एक संघर्ष कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो पटना में सम्मेलन हुआ था जिसमें 15 दलों ने हिस्सा लिया था, नीतीश कुमार के नेतृत्व में कई वर्षों के बाद सभी दल जुटे हुए थे, अब उन्हें एक मंच पर लाने की कोशिश की गई थी। विसन 2024 की विपक्षी एकता में कांग्रेस ने अपना कुनबा बड़ा करने पर जोर दिया है। जाहिर है 15 की जगह अब इस बार 24 दलों के आने का अनुमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने आमंत्रित किया है, लेकिन पटना सम्मेलन में उन्हें अपना एजेंडा रखने पर कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के विरोध का सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि जब तक दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं करती तब तक बेंगलुरु सम्मेलन का कोई मतलब नहीं है। डीएमके ने अपनी रजामंदी दिखाई है, लेकिन केसीआर, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी कांग्रेस के कुनबे से बाहर हैं। लेकिन ड्राइविंग सीट पर राहुल गांधी को बिठाने की बात करके कांग्रेस ने ममता बनर्जी को जरूर असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि इस तरह के दावे तमाम लगातार आ रहे थे कि राहुल का नेतृत्व स्वीकार करेंगे लोग या नहीं करेंगे। कांग्रेस के 7 कार्यकर्ताओं की मौत होने के बाद पश्चिम बंगाल में आलाकमान ने चुप्पी साध ली है, लेकिन देखना यह है कि सीपीएम के साथ वाली कांग्रेस में ममता लौटती हैं या नहीं। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों के महासम्मेलन में इस बार सोनिया गांधी भी रहेंगी। चर्चा है कि एक दिन पहले सोनिया गांधी ने डिनर का भी आयोजन किया है। और इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि जो विपक्षी एकता का एक जो बातचीत है वो लगातार उस पर हो रही है। हमारे साथ में विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार, इस खबर पर जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ 2 खास मेहमान और बीजेपी से अनिला सिंह और गरिमा दौसुनी जो कांग्रेस लीडर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन विनोद मिश्रा जी के साथ में इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनोद जी, लगातार जो है पहले वेन्यू बदला, वो शिमला से बेंगलुरु हो गया, डेट बदली, और अब जो है जिसको कहा जा रहा है कि दूल्हे की खोज हो रही है। कोई किसी को दूल्हा बता रहा है, कोई राहुल गांधी को दूल्हा बता रहा है, कोई संयोजक बनने की होड़ में है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे विपक्षी एकता को? लेकिन हम आपकी रिपोर्ट पे आए और इसकी चर्चा करें उससे पहले अभी एक खबर को बताना जरूरी है कि अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक ट्वीट आया है जिसमें पटना में अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे जो वहाँ बिहार पुलिस की जो बड़बड़ लाठीचार्ज हुई है उसमें एक नेता की मौत हो गई है। ओहो जी। अब सवाल ये उठता है कि जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र की दुहाई देके आप ये सारे विपक्षी के दल के जो सारे लोग पटना में जमा हुए थे तो उन लोगों से पूछा हो गया कि ये एकता का क्या मतलब है, आपका मकसद क्या है? तो उनका कहना था कि हम लोग, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है नरेंद्र मोदी सरकार में और हम संविधान की रक्षा करने के लिए एकजुट हुए हैं। इसमें कोई हमारी आइडियोलॉजी का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है।
अब सवाल है कि ये किस तरह का लोकतंत्र है और किस तरह की ये संविधान की रक्षा है जब पटना में एक पॉलिटिकल पार्टीज का अगर ये विरोध होता है कि तेजस्वी चार्ज सीटेड अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और उनकी इस्तीफे की मांग के लिए अगर सड़क पे लोग उतरते हैं तो ये उनका एक संवैधानिक हक है। एक पॉलिटिकल पार्टी को आप अगर वो प्रदर्शन के लिए अगर पार्टी उतरती है और उस पर आप इस तरह से लाठी चार्ज करें जिसमें एक कार्यकर्ता की एक नेता की मौत हो जाए तो आप इसको इमरजेंसी नहीं कहेंगे तो इसको और अब क्या कहेंगे? और फिर आप लोकतंत्र की भी दुहाई देंगे और आप संविधान की रक्षा की बात भी करेंगे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसके बीच में इस विपक्षी एकता की बात करना तो सरासर बेईमानी है जी। बेईमानी इसलिए भी है कि अभी फैक्ट फाइंडिंग टीम पश्चिम बंगाल के दौरे में है बीजेपी की। कल रविशंकर प्रसाद ने यही सवाल उठाया था कि आप सोचिए कि अगर मोहम्मद सलीम जो सीपीआई के बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि 60 लोगों की जाने गई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन सीताराम येचुरी का एक शब्द नहीं आया है, एक कभी उनका रिएक्शन नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया जी। राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान चला रहे थे 3500 किलोमीटर चल के और आज भी चला रहे हैं, उस मोहब्बत की दुकान के उनके 7 कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मारे गए हैं इस पंचायत के वायलेंस में, इलेक्शन वायलेंस में, और राहुल गांधी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो ये आपका ये चरित्र बताता है कि आप सिर्फ सत्ता के लिए जो ये सारे एकजुट बना रहे हैं और अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं जैसा कि आपने रिपोर्ट में बता रहे हैं जी। तो ये कुनबा बढ़ाने से पहले ये आइडियोलॉजिकली आप जो एक फेस ले रहे हैं लोकतंत्र की हत्या और संविधान की रक्षा, ये पटना में आपकी आज तार हुई है जिसमें बीजेपी के एक नेता की मौत हुई है। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ में हमारे दोनों खास मेहमान अनिला सिंह बीजेपी से और गरिमा दासोनी कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गरिमा जी, आपके पास आना चाहेंगे। और जो बात अभी विनोद मिश्रा जी ने बताई, एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है, एक नेता की मौत हो गई है इस जो पटना में लाठीचार्ज हुआ है, तो ये किस तरह से लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग साथ में आ रहे हैं? इस घटना को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो विपक्षी एकता है वो लोकतंत्र बचाने के लिए साथ में आ रहे हैं। बंगाल में किस तरह से आप लोग लोकतंत्र बचा रहे हैं और किस तरह से आपने बिहार में लोकतंत्र बचाया है? देखिए, मैं यहाँ आपको अपने राज्य में लाना चाहती हूँ, उत्तराखंड में, जहाँ युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया भाजपा की पुष्कर धामी सरकार के द्वारा, जिसमें कई मासूम युवा गंभीर रूप से चोटिल हो गए। और लाठीचार्ज जानते हैं क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि वो नौकरी मांग रहे थे। 12,000 युवा यहाँ इकट्ठा हो गए थे, जिसका पुलिस प्रशासन को आज लाठीचार्ज हुआ है? पता नहीं। ये 7 फरवरी को हुआ था। तो मैं भाजपा 7 फरवरी से आज कितनी तारीख है? आप 6 महीने पुरानी घटना को आज क्यों लेकर के आ रही है? सवाल आपसे जो पूछा गया है गरिमा जी, अगर उस पर रहेंगी तो सही रहेगा, अदरवाइज चर्चा तो हमारी डिरेल हो जाएगी। नहीं, देखिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी ना। मैं भाजपा शासित राज्यों का क्यों ना आपको आईना दिखाऊं? आप जो है बिहार का हमें बता रहे हैं, तो जहां भाजपा शासित राज्य है वहां क्या हो रहा है उससे क्या अनभिज्ञ हैं आप? क्या यहाँ पर केदारनाथ यात्रियों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए घोड़ा खच्चर वालों से, क्या उसका जिक्र नहीं होगा? क्या यहाँ अंकिता हत्याकांड का जिक्र नहीं होगा? क्या यहाँ दूसरे राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां जिस तरह का महंगाई की मार से लोग आहत हैं उसका जिक्र नहीं होगा? आप अगर केंद्रित करना चाहते हैं अपनी डिबेट तो विषय मैडम आप ही तय करेंगी। असल में विपक्षी एकता की विषय पे है। विषय नहीं तय कर रही हूँ, मैं विषय नहीं तय कर रही हूँ, मैं सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाठीचार्ज अगर हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी निंदा भी की जानी चाहिए, जो मौत हुई है उसकी भी निंदा की जानी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए आरोपियों के ऊपर। लेकिन अगर आप इसको सेग्रीगेशन में देखेंगे कि कांग्रेस शासित, भाजपा शासित, जदयू शासित, इस तरह से नहीं काम चलेगा। चलिए, सेग्रीगेशन में नहीं देखते हैं तो पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए। हाँ, मैं यही, फिर पश्चिम बंगाल आप, क्योंकि वो भाजपा शासित नहीं है, आप चुन कर नहीं, अब इसको विपक्षी एकता से जोड़ रहे हैं। गरिमा जी, इसको विपक्षी एकता से जोड़ रहे हैं। दरअसल हम ये कह रहे हैं कि वहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर बेचारे अधीर रंजन चौधरी अकेले लड़ रहे हैं और यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके जो दूसरे नेता हैं वो यहां से बयान दे रहे हैं विपक्षी एकता की आप लोग परवान चढ़ा रहे हैं। इस तरह से चढ़ेगी विपक्षी एकता?
देखिए, गलत को गलत और सही को सही कहना ही कांग्रेस के संस्कारों में है। अगर पश्चिम बंगाल में कुछ गलत हो रहा है तो उसकी कठोर शब्दों में निंदा भी होनी चाहिए, लेकिन विपक्षी एकता जो हो रही है वो किस वजह से सब एक मंच पर आ रहे हैं, उसका शायद एजेंडा आपको नहीं समझ में आ रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो भी संविधान से, जो भी लोकतंत्र से, जो भी धर्मनिरपेक्षता से प्रेम रखता है, वो सारे लाइक माइंडेड दल सब एक मंच पर साथ आ रहे हैं। शायद आपको एजेंडा नहीं समझ में आ रहा है। हम यहाँ पर किसी की भूरी प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठे हैं। किसी भी राज्य में, चाहे वो राजस्थान क्यों ना हो, चाहे वो हिमाचल क्यों ना हो, चाहे वो कर्नाटक क्यों ना हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, अगर गलत कुछ हो रहा है तो उस पर कैटेगोरिकली सबको निंदा करनी चाहिए और सबको उसका विरोध करना चाहिए। यही सवाल तो मैडम, यही तो आपने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में निंदा होनी चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। आपके केवल एक अध्यक्ष लड़ रहे हैं। फिलहाल इस पर हम अनिला सिंह से जवाब लेंगे। चश्मा कौन सा पहना है? नहीं, मैंने जो चश्मा पहना है वो सारे देश को दिख रहा है। मैंने जो चश्मा पहना है उसकी बात मत करिए, क्योंकि जो चश्मा कांग्रेस ने पहना है दरअसल उसका जवाब अनिला सिंह देंगी कि एक तरफ सास से, जो क्या कहते हैं, एक कहावत है कि सासू से बैर पतोहे से नाता, ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप जो है पश्चिम बंगाल में आप उनके साथ नहीं कह रही लोकतंत्र के खतरे में है, और यहां पर आप उनके साथ दोनों हाथ उठा करके ममता बनर्जी के साथ कैसे खड़े हो पाएंगे? अनिला सिंह क्या जवाब देंगे आप? कि इंसिडेंट्स की जरूर निंदा की जानी चाहिए, लेकिन आप दल विशेष की निंदा करने बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अनिला सिंह जी। मेरी सबको राम राम। और अभी मैं सुन रही थी कांग्रेस की जो नेता हैं गरिमा जी, और दुख हुआ सुन। दुख इसलिए हुआ कि हम भारत में रहते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हो सकते हैं, पर हैं तो भारतीय, हैं तो इसी राष्ट्र के नागरिक, हैं तो मानव। आज जो बिहार में हमने देखा वो मानवता पे बुलडोजर चलते हुए देखा। उसकी निंदा करने की जगह यहाँ पर ये गिनाने बैठ के, अरे अरे उत्तर प्रदेश में ये हुआ था, अरे अरे उत्तराखंड में वो हुआ था, अरे अरे गुजरात में ये हुआ था। मैडम, कल की परसों की नर्सों की बात मत करिए। आज जो कुछ हुआ है, क्या वो मानवता पे बुलडोजर चलाना उसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोगों का जो कुनबा इकट्ठा हो रहा है, 24 राजनीतिक दलों को मैंने सुना है निमंत्रण दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, नीतीश कुमार जी को नीचा दिखाना था कि तुमने 17 बुलाए थे, 15 आए। देखो, मैं 24 के चुनाव के लिए 24 राजनीतिक दलों को बुलाऊंगा और सब के सब पहुंचेंगे, चाहे उसमें से जो 8 राजनीतिक दल हैं जो कि दक्षिण से आते हैं, और ऐसे राजनीतिक दल हैं शायद लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा उन राजनीतिक दलों का, पर गिनती बढ़ाने में लगे हुए हैं। बंगाल में जो लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं, और चुन चुन के वहां पर लोगों की हत्याएं होती हैं, और कुछ जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई दिखाने के लिए, परंतु ममता दीदी के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। हाँ, और यही हाल आप देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और वैसे कहेंगे हम साथ साथ हैं। अखिलेश यादव जी और कांग्रेस का हाल देख लीजिए, हम साथ साथ हैं, और वैसे आपस में इनकी लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि पटना की बैठक के अगले दिन ही जो है वो बीआरएस के जो मुखिया हैं उनसे मिलने के लिए चले गए थे। बीआरएस को बैठक में बुलाया नहीं गया था। अच्छा, एक चीज मजे की ये है, इनसे पूछो ना कि भाई यहाँ तो जी आ रहे हैं, गरिमा जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, इनको खत्म कर लेने दीजिए। जी 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 अनिला जी, आप इनसे पूछो कि भाई आप भी तो इतनी सिर फुटबॉल हो रही है, कोई किसी को आर पार नहीं देख सकता है, और आर पार में केवल तलवारें खिंची है, ऐसा तो बोलेगी नहीं, वो ना राज्यों की बात है, हम तो केंद्र की बात कर रहे हैं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो आप? वोटिंग तो राज्यों में डलेगी केंद्र के लिए, केंद्र कोई अलग दुनिया तो नहीं है। जी जी, चलिए जवाब ले लेते हैं। ठीक है, गरिमा दासोनी जी से जवाब ले लेते हैं। गरिमा जी, आपने जिस तरह से सारे आरोप सुने, क्या इसको ये ना समझा जाए कि नीतीश कुमार को कुनबे से कहीं ना कहीं जो संयोजक बन रहे थे उनसे हाईजैक कर लिया कांग्रेस ने विपक्षी एकता का संयोजन पद, कि उनको लग रहा था कि कहीं ये जी जी
नहीं, मैं सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगी। अनिला सिंह जी जरा ये बताएं कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की इस जो कोalition गवर्नमेंट थी इसको कितने दल छोड़कर चले गए? क्या हुआ मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ, क्या हुआ आपका महबूबा मुफ्ती के साथ, सॉरी, और क्या हुआ आपका अकाली दल के साथ? क्या सिर्फ उटव्वल हुआ होगा कि आपको 20 से ज्यादा दल छोड़कर चले गए? और आपने कहा कि ये पूरा भारत एक है, बड़ा दुख हुआ आपको मेरी बातें सुनकर। मुझे दुख होता है और मुझे आई pity you when you say कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता दिखाने के लिए मारे गए। कोई दिखाने के लिए लोगों की जिंदगियां लिया करता है क्या? इस भारत देश पर आ गए हम, आज इस कगार पर आ गए 9 साल बाद कि अब दिखावट के लिए दलों को, अपने कार्यकर्ताओं को मारना पड़ेगा। ये किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं? दूसरा, आपने कहा कि ये पूरा भारत देश एक है, इसको राज्यों में टुकड़ों में नहीं देखा जाना चाहिए। गुजरात में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, ये सब बीतीता ही बिसार दे, ये आपने मुझे लेक्चर दिया। आप मुझे बताइए मैडम, आज आपदा आई है इतने सारे प्रदेशों में, क्यों हिमाचल प्रदेश को सबसे कम पैसा दिया गया है केंद्र की तरफ से? क्यों हिमाचल प्रदेश की आपदा, जो कि सबसे बड़ी आपदा इस समय देश के अंदर है, सबसे बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है, क्यों केवल मात्र 150 या 250 करोड़ वहां दिया गया है और राज्यों के मुकाबले में? तो कहीं ना कहीं इस कगार पर जो आज मारपीट या हिंसात्मक हमारे लोग हो रहे हैं, या जो वो सब्र खो रहे हैं, जो उनके अंदर संवेदनहीनता आ रही है, ये आपके राज में क्यों हो रहा है? पिछले 9 सालों में आपने इतनी नफरत, इतनी वैमनस्यता बढ़ा दी है आपस में लोगों को कि वो इंसानियत नाम का शब्द भूल गए हैं। बृजभूषण सिंह को क्या हम भूल जाएं? हम क्यों भूल जाएं? हम आपके मैडम, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता गरिमा जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे विषय एक साथ लेकर आई हैं, उनको सबको मिला करके एक साथ चल रही है। आप बीजेपी पर हमला करने के लिए हैं, आपका बिल्कुल अधिकार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हम विपक्षी एकता की बात करते हैं थोड़ा सा उसको वहां तक सीमित रखें। अब आप बृजभूषण सिंह से लेकर के और कहां तक जाएंगी तो कैसे होगा? एक बार मैं चाहता हूं कि आप रीफ्रेम करें, दोबारा मैं आपको मौका देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप बोले, लेकिन विपक्षी एकता पर बोले। नहीं, आप नहीं बताएंगे कि मुझे क्या बोलना है। सुई में कहीं चुभा रही हो, क्योंकि विषय हमारा, देखिए एक मिनट होल्ड ऑन मैडम होल्ड ऑन। नहीं, कम से कम विषय तो हम तय करेंगे। ऐसा नहीं है, ये मंच इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पर खड़े होकर के भाषण दें। ये मंच इसलिए नहीं कि आप खड़े होकर के भाषण दें, प्लीज। ना आपके लिए वो अलाउड है और ना अनिला सिंह के लिए अलाउड है, वो दोनों के लिए बराबर है। ये इसको ऐसे मत समझिएगा। आपने अनिला सिंह को टोका ही नहीं। नहीं, इसलिए नहीं टोका क्योंकि वो विपक्षी एकता की बात कर रही थी। वो कोई ऐसा उन्होंने पॉइंट नहीं किया ना, ऐसा नहीं। 5 मिनट 7 मिनट, देखिए जो विषय पर बोलेगा वही बोलेगा। मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं दिया कि आप यहाँ पर सभा को संबोधित करें। ये आप सभा नहीं संबोधित कर रही है, सभा नहीं संबोधित कर रही मैडम। विषय भी हम तय करेंगे और अगर नहीं आईना वाइना आपको दिखाना आप दिखाइए, वो आपकी जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, आप उनको दिखाइए, लेकिन कम से कम आप दोनों लोग, मैं समझ सकती हूँ। नहीं, आप कुछ नहीं समझ रही हैं। आप मेरी कोई बौखलाहट नहीं है। बौखलाहट ये है कि आपके पास उस विषय पर बातचीत करने के लिए, कुछ बताने के लिए है नहीं। विनोद जी को जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर। जी विनोद जी। लेकिन देखिए, मैं नहीं जानता कि मैडम जो है किस तरह की बात को लेके और कौन सा नैरेटिव जो रखना चाहती हैं। मुझे हमारा सवाल जो अपनी रिपोर्ट पे है, हम उसी पे अभी फोकस है। बिहार में जो बीजेपी के नेता की हत्या हुई है और ये इस लाठी चार्ज पे हुई है, पहले मैं उसके बैकग्राउंड बता देता हूँ, शायद मैडम उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को भूल जाएंगे। सवाल ये है कि यही नीतीश कुमार की सरकार है, मुझे आप बताइए कि टीएमसी के जब सबसे पहले एक 4 सीटें उस वक्त आपने डिबेट कितनी रखी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए? इतनी संवेदनाएं थी और नीतीश कुमार के ही जो 4 सीट पे जो डिमांड थी और उसके बाद सुन लीजिए पहले किया था, तो उसमें लालू यादव को रिजाइन करना पड़ा था और उसके बाद राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। ये कम से कम पढ़े लिखे, अखबार के कतरन पढ़ के आएंगे मैडम और हमारी रिपोर्ट पे आप इस तरह से बहस करेंगे, ऐसा तो कम से कम हम लोग इस बात को तो स्वीकार नहीं करेंगे। कम से कम प्लीज हम जो रिपोर्ट बनाए उस पर आप डिस्कशन पे आइए। मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज जो बीजेपी के नेता की हत्या हुई है उसकी डिमांड वही थी जो नीतीश कुमार पहले कभी 10 साल 20 साल पहले कर चुके थे। एक 4 सीट ईडी ने 4 सीट फाइल किया है अभी तेजस्वी यादव का, ये नौकरी के बदले जमीन घोटाला में, और ये 600 करोड़ का घोटाला है। और उस घोटाले में अगर ये तेजस्वी यादव का नाम आया है, लालू परिवार का नाम आया है, और उसके खिलाफ में एक बीजेपी या जो भी विपक्ष के लोग होंगे वो इस बात को तो लोगों के सामने में रखेंगे। अगर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या सरकार उसको आप इस तरह से मारेंगे कि उसकी हत्या हो जाए कर देंगे? ये लोकतंत्र की हत्या जो है उन लोगों के सामने दिखती है।
आप जो बनावटी लोकतंत्र की हत्या को लेकर विपक्ष की एकता कहते हैं और यह संविधान बचाने के नाम पे जो आप नैरेटिव देते हैं वो इसके सामने में फर्जी दिख रहा है। जी रही बात कि ये 24 और 17 की बात जो कर रहे थे, मैं उस पे आऊँ कि कौन सी पार्टी है और किस तरह का ये दल बना रहा है। सवाल ये है कि जो आपने बहुत सही कहा था कि नीतीश कुमार ने लीड किया था, पिछले 3 महीने से वो लगभग 8 से ज्यादा राज्यों का दौरा किया था, 7 से ज्यादा विपक्षी चीफ मिनिस्टर से उन्होंने 1-to-1 मीटिंग की है और उसके बाद उन्होंने इस सारे विपक्षी कुनबे को पटना में जोड़ा था। आज वो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर में अगर बेंगलोर में हो रहा है, क्योंकि ये सोनिया गांधी के लीडरशिप में यहाँ पे ये सम्मेलन होने जा रहा है जी। तो ये अचानक सोनिया गांधी कहां से आ गई? तो ये सोनिया गांधी डे फर्स्ट में पहले विपक्षी एकता के सम्मेलन पर ये सवाल दरअसल गरिमा जी से पूछा था, लेकिन गरिमा जी जाने क्यों नाराज हो गई। असल में वो दूसरी चीजों पर लेकर चल रही। गरिमा जी मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। आप मेरी बात 10 सेकंड सुन लें। आप मेरी बात 10 सेकंड सुन लें गरिमा जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक विषय चुना जाता है और उस विषय पर चर्चा होती है। अगर आप जो सारे विषय बेरोजगारी से लेकर के बृजभूषण सिंह का मामला, उस पर भी हमने चर्चाएं की हैं। अगली बार जब फिर हम चर्चा करेंगे तो आपको उस पर जोड़ेंगे। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि आप आउट ऑफ द टॉपिक जाकर के बात करेंगे तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर से हम वापस अपने मुद्दे पर आ रहे हैं। हम अपने मुद्दे पर आ रहे हैं और आपसे फिर वही सवाल है जो अभी सवाल उठाए गए कि क्या नीतीश कुमार ने जो इतनी मेहनत की थी उसको कांग्रेस ने हाईजैक करने की कोशिश की है? इस पर बताइए जी। देखिए, मैं जो अभी बोल रहे थे आपके रिपोर्टर, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि फर्जी आपको ये पूरा विपक्षी कुनबा लग रहा है। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि जब मोदी जी के साथ नीतीश कुमार थे वो फर्जी था, वो संगम फर्जी था, या अब नीतीश कुमार जिनके साथ है वो संगम फर्जी है? यानी कि जब तक भाजपा के साथ सब आलिंगनबद्ध रहते हैं तो वो उस दल में खूबी ही खूबी नजर आती है। ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है भाई कि केवल जो गैर भाजपाई राज्य हैं वहां आपको नुस्ख नजर आते हैं? जैसे अब मैं आपको बताऊं कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम तब नजर नहीं आती कि जब सारे कुनबा इकट्ठा हुआ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, बिहार में हुआ। लेकिन आप ये देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस पार्टी सबसे पुराना दल है और कहीं ना कहीं उस बैठक में भी कांग्रेस पार्टी। गरिमा जी आपको रोकना चाहेंगे, एक जरूरी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों से साझा कर लें, उसके दोबारा आपके पास आएंगे कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को भी मंजूरी मिली है। तो फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव मौजूद हैं। सुधीर, कितनी बड़ी खबर, क्या है पूरी खबर? फ्रांस के दौरे पे और इस बीच जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 26 जो राफेल है उसका जो नेवल वर्जन है उसकी खरीद की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, उसकी खरीद की जरूरत को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि अब भारत और फ्रांस जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के जरिए, आईजीए के जरिए ये सौदे को आखिर आगे बढ़ा सकेंगे। डीएसी की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है। और इसका खास बात निकल ये भी है कि इसके साथ ही जो साजो सामान है और जो तकनीकी है और इसके साथ जो ट्रेनिंग है वो सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। और जो प्राइस क्या होगा या किस तरीके से इसका मूल्यांकन होगा वो दोनों सरकारों में बैठकर निगोशिएशंस होगा। अभी फिलहाल सबसे पहले इस खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक बड़ी दूसरी चीज ये भी है कि 3 जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 सबमरीन है वो ऑलरेडी 5 कमीशन हो चुकी है और 6ठी का ट्रायल चल रहा है। तो उसके बाद से जो 3 एक्स्ट्रा सबमरीन अब उनका जो AON मिला है उससे भी जो इंडियन नेवी है उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, उसकी जो सामरिक क्षमता उसमें भी बढ़ी होगी। तो बिल्कुल निखिल अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है जी, निश्चित तौर पर। और आपने जिस तरह से बताया कि प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे की शुरुआत के साथ में इसको कितना महत्वपूर्ण माना जाए सेना के लिहाज से, भारतीय रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिहाज से? देखिए निखिल, अगर खासतौर से इंडो पैसिफिक की बात की जाए तो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में जो भारतीय नेवी है वो बढ़ रही है। और उसमें अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमारा जो सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको हमने अपने शामिल किया है अपनी सेवा में। उस पर भी ये जो नेवल वर्जन है फाइटर्स के उनकी तैनाती होनी है, वो उसमें एक बड़ी मदद होगी। जो रफाल का नेवल वर्जन है वो यहाँ अगर आता है। और इसके अलावा
ओवरऑल जो इंडो पैसिफिक रीजन की खास पर बात करें उसमें किस तरीके से हमारा रोल बहुत बेहतर होगा एंटी पायरेसी मिशन को लेके, और खास तौर पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में आगे बढ़ने का वो खासा मायने रखता है, क्योंकि जो अगला दशक है वो इंडो पैसिफिक को लेकर बहुत ही ज्यादा अहम रहने वाला है। उसकी तैयारियों को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े कदम है। जी निश्चित तौर पर। तो फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी है रक्षा परिषद ने। बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर, जो हम जिस चर्चा में जुड़े हुए थे वापस लौटते हैं। और हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा, अनिला सिंह बीजेपी से और गरिमा दसौनी कांग्रेस नेता। आप गरिमा जी कह रही थी कि शायद नीतीश कुमार को लेकर के जब वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो भले रहते हैं, और जब वो विपक्ष में है तो वो बीजेपी पचा नहीं पा रही। कुछ इस तरह की बातें शायद आप कह रही थी। जी अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि पिछले 5-6 सालों से जब से वो केंद्र में जिनका शासन है उनके साथ थे तो उनके अंदर खोट कुछ भी नहीं था। आज खोटी खोट नजर आ रहा है बिहार की सरकार में भी, नीतीश कुमार में भी। और अगर जो एंगल आप कह रहे हैं कि पूरी सैबोटैज कर लिया है हमने, विपक्षी एकता की जो मीटिंग है हमारी होने वाली है, प्रस्तावित है, उसको अगर हमने सैबोटैज कर लिया है तो नीतीश कुमार को तो सबसे ज्यादा नाराज होना चाहिए। उनको तो सबसे पहले बाइकआउट करना चाहिए अगर उनको ऐसा लगता कि सोनिया गांधी लीड कर रही हैं और सोनिया गांधी ने झपट्टा मारकर उनके मुंह से जबड़े से कुछ निकाल लिया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा राजनीति नजर आ रही है और भाजपा के तो जरूरत से ज्यादा पेट में मरोड़ उठ रहे हैं जब से विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। और अब तो 15 के बजाय 24 होने वाले हैं, तो और खतरे की घंटी है। पूरे देश में इस समय एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है भाजपा। नंबर 1 इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता और जो प्रेम और आशीर्वाद राहुल गांधी जी को 4000 किलोमीटर चलने से मिला, फिर कर्नाटक और हिमाचल इनके झोली से हमने छीना, तो उससे कहीं ना कहीं चूल्हे हिल गई हैं। और एक आपदा आज उत्तरी भारत पर बाढ़ की वजह से आई है, दूसरी आपदा 2014 में ही इस देश पर आ गई थी जब भाजपा की कुनीतियों से हमें झेलना पड़ा। तो ये जो विपक्षी एकता का मंच आपको दिखाई पड़ रहा है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है छुटकारा पाने के लिए। ठीक है अनिला सिंह जी ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी एकता इतनी सुदृढ़ हो रही है, 15 से बढ़कर 24 हुई है, उससे आप लोगों को बड़ी दिक्कत है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कहावत होती है ना कि खाली बर्तन जो है वो बहुत आवाज करता है। तो यहाँ पर ये लगातार शब्दों का प्रयोग कर रही थी जिसमें कि कोई भी किसी की भी प्रकार की ना तो ग्रेविटी थी ना मैटर था। अभी बहुत कुछ ये कह, अरे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्या दिखावे के लिए मारा गया? जाके पूछो ना अपने बंगाल में जो आपके कार्यकर्ता और नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी जी से जाके पूछिए वो क्या बोल रहे हैं टीएमसी के बारे में। और टीएमसी की नेता जो है ममता बनर्जी, उनके बारे में कुछ जानकारी, कुछ पढ़ लिख कर, कुछ समझदारी से बात करना सीखिए। ये नहीं कि जो मुंह में आया बस बोलते गए। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, अभी तो वो बेहद परेशान है। मेहनत उन्होंने करी, दर वो भटक रहे थे। अब वो जब सारी चीजें तैयार हो रही हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है कुछ झपट्टा मार रही है। उन्होंने कहा कि नहीं बिहार में नहीं, अब तो बेंगलुरु में होगा, शिमला में होगा, रायपुर में होगा, जयपुर में होगा, जहां इनकी सरकार है वहां पे ये करने का मन बनाकर बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी। तो सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी लुटेरों की पार्टी है। जो लुटेरों की पार्टी होती तो वो तो कब्जा ही करते हैं ना, सीधी सी बात है। और जहां तक जिनको न्योता दिया गया है, अनिला जी बिलो द बेल्ट हिट ना करें, फिर वो कुछ बातें कहेंगी। मैं चाह रहा हूँ चलिए चलिए अब मैं अपने संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा के पास आना चाहूंगा। तुमसे बड़ा लुटेरा कौन होगा जिसने अरे चलिए अब देखिए इस तरह की बातें मत करिए। इस तरह की देखिए मैंने उनको चुप करा दिया गरिमा जी, मैंने उनको चुप करा दिया। अब शांत हो जाइए। अब मैं अपने पैनल से फिर कहूंगा कि आप दोनों लोगों का ऑडियो हटा दें, क्योंकि मेरे पास इसमें मेरे पास समय नहीं है 1 मिनट से ज्यादा और इस चर्चा को जारी रखने के लिए। आप लोग इस लेवल पर जाकर बात ना करें। आप जो है विनोद मिश्रा जी, एक सेकंड मैं गलत बोल रही हूं? अंग्रेजों ने नहीं इस राजनीतिक दल को बनाया था। चलिए विनोद मिश्रा जी आपको लेकर आना चाहेंगे। आपने आखिरी कमेंट्स दीजिए 1 मिनट के अंदर।
जी। दोनों प्रवक्ताओं की अपनी अपनी पार्टी की जो भी लाइन है वो तय करें, हम लोगों को इससे लेना देना नहीं है जी। लेकिन हमारा जो टॉपिक है, मैं शायद कांग्रेस के प्रवक्ता जो है शायद उस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों, ये विपक्षी एकता जो है वो हाईजैक क्यों हुई। ये बात जब आप सवाल उनसे पूछ रहे थे तो दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल को ये कोऑर्डिनेशन में लाने और उनको इस एकता के मंच पे लाने वाले नीतीश कुमार हैं। और ये नीतीश कुमार इस एश्योरेंस के साथ उनको पटना लाए थे कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली ऑर्डिनेंस के मामले में वो सारे विपक्षी दलों का जब वो प्रस्ताव पढ़ा जाएगा अपना अपना, तो पहला प्रस्ताव उनका होगा। और वो एक तरह से अरविंद केजरीवाल वहाँ गए भी थे कि इसी बात को लेके कि उनका था कि ये विपक्षी एकता, जब आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो कम से कम दिल्ली ऑर्डिनेंस के मामले में आप सारे लोग एक जगह हो सकते हैं। आप इस मंच पे अगर आप इस एक प्रस्ताव को लेके कम से कम आने वाले पार्लियामेंट का मानसून सेशन में अगर आप बीजेपी के विरोध करते हुए दिखेंगे तो लोगों में एक मैसेज जाएगा कि विपक्षी एकता का एक नया संदेश उभर के सामने में आया है। लेकिन उसका सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से विरोध हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मल्लिकार्जुन के कहने के बाद ही महबूबा मुफ्ती आ गई और उमर अब्दुल्ला ने इसको लेके केजरीवाल के इस प्रस्ताव को विरोध किया कि आपने भी आर्टिकल 370 के मामले में बीजेपी को सपोर्ट की थी। जी, ये अलग बात है कि ये सारी चीजें जो कांग्रेस के वहां जाने के साथ ही नीतीश कुमार कैसे बैकफुट पे हो गए। ये जो डेट भी तय हुआ था, पहले नीतीश कुमार ने 8 तारीख को 8 जून को रखा था। ठीक है, बाद में अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। जी विनोद जी, हमारे पास समय नहीं है, बहुत जल्दी बस लास्ट में मैं सब कर रहा हूँ कि इन दोनों प्रवक्ताओं के बाद से अलग बात आप ये देखिए कि सीधे सीधे ये है कि आज जो लोकतंत्र की हत्या की बात कह रहे थे, जो बात कह रहे थे कि संविधान बचाने की बात को लेके ये सारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ में एक बंद हो रहे थे, उनके राज्यों में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये सीधे सीधे सवाल उनके सामने में खड़ा करता है कि आपको चाहे आप 23 जोड़ लें या 24 जोड़ लें, लेकिन ये आपके सामने में ये मुद्दा रहेगा कि लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने के नाम पे शायद आप देश में कोई बेहतर विकल्प नहीं दिखा रहे हैं। ठीक बात है। चलिए विनोद मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे साथ में जुड़ने के लिए अनिला सिंह जी आपका भी शुक्रिया, गरिमा दसौनी जी आपका भी शुक्रिया। और इस चर्चा को यहीं विराम देंगे, बढ़ेंगे, दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में जल प्रलय जो है वो उसका नज़ारा अगर कहा जाए कि दिखाई दे रहा है कई कई जगहों पर, तो गलत नहीं होगा। यमुना का पानी सड़कों तक उतर आया है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री को, लेकिन इस बार भारी बारिश ने दिल्ली में जल प्रलय की स्थिति पैदा कर दी है। एक अनुमान के मुताबिक 41,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। निचले हिस्से में रहने वाले लोगों की हालत खराब है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आपदा के समय मोर्चा संभाला। निचले इलाकों से पुलिस के जवानों ने 700 से ज्यादा लोगों को बाढ़ से बाहर निकाला है। वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ की स्थिति पर आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जिन इलाकों में जलभराव है वहीं सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति में भी सियासत जारी है। सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हथनीकुंड बैराज से सीमित गति से पानी छोड़ने की बात कही है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के सिस्टम को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया है कि वो इतनी बारिश झेल सके। तो ये सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से और इस व्यवस्था से भी, लेकिन जल निकासी को लेकर सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की है, ये विपक्ष पूछ रहा है। और दिल्ली में 3 वाटर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। केजरीवाल सरकार ने बताया है कि बाढ़ के कारण ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। अगले 2 दिनों तक पानी की किल्लत कुछ इलाकों में रहेगी। तो ये थी बात, और आइए सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। उनको पहले सुन लेते हैं। डीएमए की मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे एलजी साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी
अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। कि अरविंद केजरीवाल जब भी विपत्ति आती है, दिल्ली में आपदा आती है, तो घर में छुप के बैठ जाते हैं। आज मुख्यमंत्री को सड़क पर होना चाहिए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2 दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हुई। मुझे उनकी समझ पर तरस आता है। पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है वो हिमाचल और पंजाब से जो पानी आ रहा है उसके कारण बढ़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह से गृह मंत्री को पत्र लिखा है। आज दिल्ली की जो हालत है, जिस नालायक स्थिति में दिल्ली आज है, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ केजरीवाल है। तो वीरेंद्र सचदेवा की बात आप सुन रहे थे, दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मुकुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, मुकुल शर्मा, और प्रिंस शर्मा ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, प्रिंस मिश्रा माफ़ कीजिएगा, चंडीगढ़ से। तो सबसे पहले हम जाते हैं इस वक्त मुकुल के पास। मुकुल, दिल्ली के ताज़ा हालात क्या कुछ हैं और क्या कुछ राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं? जी निखिल, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से जो यमुना का जल स्तर है 208 के ऊपर के स्तर पर चल रहा है, और उस वजह से लगातार जो अलग अलग क्षेत्र हैं, खासतौर से जो निचले क्षेत्र हैं, वहाँ से राहत बचाव कार्य चल रहा है। जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, एनडीआरएफ की अगर बात की जाए, उसके साथ साथ जैसा आप बता रहे थे कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए, अपने स्तर पर काम कर रही है। क्योंकि जो बाढ़ का पानी है जहाँ सिर्फ यमुना तक सीमित था, जब वो सड़कों पर आया तो लगातार जीटी करनाल रोड से लेकर कश्मीरी गेट की बात की जाए, प्रगति मैदान की बात करें, इधर का जो ये पूरा रास्ता है, अलग अलग मार्ग है, इनको बंद कर दिया गया, रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। उस वजह से जो जाम की स्थिति है वो लगी हुई है। हालांकि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि ज्यादा जाम की स्थिति ना हो, जो लोग हैं वो अपने आप को दिल्ली में अभी भी सुरक्षित माने। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली सरकार यहाँ पर एक बड़ा फेलियर उनका नजर आ रहा है, समाधान जो है वो नजर नहीं आया। अगर सही समय पर समाधान होता तो शायद आज सड़क पर पानी का सैलाब हमें नजर नहीं आता। लाल किले के पिछले हिस्से की तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से पानी वहां पर बढ़ा है। और अगर ओखला बैराज तक हम बात की जाए, जितने निचले इलाके हैं वहां पर यही पानी की स्थिति बनी हुई है। हालांकि फिलहाल अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार स्थिति बन गई है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है कि कैसे इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। क्योंकि अगर हम मेट्रो की भी बात करते हैं तो जो यमुना के ऊपर मेट्रो का पुल बना हुआ है, उस पर गति सीमा उन्होंने बहुत कम कर रखी है, निर्धारित कर दी गई है वो। इसके अलावा रेलगाड़ियों की आवाजाही जो है वो बेहद कम हो रही है, बहुत ही कम स्पीड से हो रही है। और जो लोहे का पुल है वो तो पहले ठीक है। मुकुल, ये दरअसल जो तस्वीरें हैं, मुकुल ये जो तस्वीरें हैं, ये अगर ट्रैफिक की बात की जाए वो है जिस वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। जी मुकुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं अपने आप में, और शायद शब्दों से ज़्यादा ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बहुत सारी डिटेल्स आपने दी। हमारे साथ में हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत दिल्ली के दूसरे इलाके से जुड़े हुए हैं। पराक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें, ये जो भयावह स्थिति है, इसका वर्णन मुकुल ने किया, लेकिन इस पर सियासत भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पूरी स्थिति के लिए दिल्ली तैयार नहीं थी और दिल्ली का डिज़ाइन जो है वो इसके लिए नहीं किया गया था। फिलहाल पराक्रम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहीं इस वक्त में इस नोट के साथ आपको छोड़े जाना चाहेंगे कि ये जो दिल्ली की स्थिति हुई है, इस पर निश्चित तौर पर प्राकृतिक जो आपदा है वो तो है ही है, लेकिन इससे निपटने के लिए तैयारी की जानी चाहिए थी। और निश्चित तौर पर जब अगर इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री का सवाल आता है कि इस तरह से दिल्ली डिजाइन नहीं की गई थी इस बारिश के लिए, तो सवाल उनकी व्यवस्था पर भी खड़े होते हैं। और सवाल इस बात पर भी खड़े होते हैं कि एक पत्र लिख करके गृह मंत्री को उसको सार्वजनिक करना, क्या ये राजनीति नहीं है? तो इस वक्त पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।